हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों आज है थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 7 और आज है लास्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों आज के थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में आप बोल सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लास्ट पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, जिसको बोलेंगे हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एडियाबैटिक प्रोसेस की ऐसी तैसी की थी, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस को बहुत अच्छे से पढ़ा था। आज हमें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पढ़ना है डिटेल में, तो समझेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है। जो जो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं वो सारे आज कवर हो जाएंगे और आज ये थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो लेट अस गेट स्टार्टेड एंड लेट्स स्टार्ट विद पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। चलिए बेटा नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और आज है लेक्चर नंबर 7। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि अगर आज का लेक्चर समझना है तो आपको पीछे के लेक्चर्स जरूर ध्यान से देखने पड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे विद पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। सो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है, ये समझते हैं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कुछ बीच में रिलेशंस आएंगे और वो रिलेशंस को ध्यान में रखना होता है और कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि हमें समझना होगा कि कहां पे अप्लाई करनी है और कहां पे अप्लाई नहीं करनी। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जैसे ही बोलेगा ना तो फिर आपके मन में एक तुरंत इक्वेशन आनी चाहिए कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस उसको बोलेंगे जिसके लिए पी वी की पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। सो पीवी की पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। यहां पे ये जो पावर में एक्स है, ये जो वी की पावर एक्स है बेटा, इसको पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स बोलते हैं। सो ये जो एक्स है बच्चे, इसको बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ पॉलीट्रॉपी, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स बोलते हैं बेटा इसको। पीवी की पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, यहां तक तो ज्यादातर बच्चों को पता होता है। फिर अब जो चीजें नहीं पता होती वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। यदि हम बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पीवी की पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा ये प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। तो बच्चों का जवाब आता है कि सर दोनों हो सकता है, क्योंकि अभी तक हम लोग ने जो भी प्रोसेस पढ़े वो रिवर्सिबल भी हो सकते थे, इरिवर्सिबल भी। आइसोथर्मल पढ़ा वो रिवर्सिबल हो सकता है, इरिवर्सिबल। एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा वो भी रिवर्सिबल हो सकता है, इरिवर्सिबल। तो बच्चे बोलते हैं कि सर आइसोथर्मल अगर एडियाबैटिक इरिवर्सिबल रिवर्सिबल हो सकते हैं, सो अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पीवी की पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है तो ये भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों हो सकता है। द आंसर इज नो, इट इज ओनली रिवर्सिबल। सो दिस प्रोसेस इज ओनली रिवर्सिबल। वन थिंग शुड बी नोटेड, सो दिस थिंग शुड बी नोटेड दैट दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अगला क्वेश्चन बच्चों का आता है कि ऐसा क्यों बोलते हो सर कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल ही होगा, इरिवर्सिबल नहीं हो सकता। मैं आपको बताता हूं। अगर आप पीवी की पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, आप बता रहे हो कि एक इक्वेशन है जिससे ये प्रोसेस गवर्न होता है, इसका मतलब आपको प्रोसेस की पूरी पूरी जानकारी है। आपको हर इंस्टेंट पे मालूम है कि प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है। सो आपको प्रोसेस की जानकारी है और प्रोसेस की जानकारी तभी होती है जब प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में बेटा प्रोसेस की इक्वेशन हमें नोन नहीं होती है, प्रोसेस की इक्वेशन हमें नोन नहीं होती, ध्यान रखना। तो जब भी आप किसी प्रोसेस की इक्वेशन लिखते हो या आप किसी प्रोसेस का ग्राफ बनाते हो, कर्व बनाते हो, कोई प्रोसेस बनाते हो, इसका मतलब है कि इक्वेशन आपको नोन है और इक्वेशन नोन है, इसका मतलब प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल। सो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पीवी की पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट इज ऑलवेज रिवर्सिबल, राइट, इज ऑलवेज रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का होना सवाल ही नहीं उठता। सो पीवी की पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट जैसे ही मैंने बोला, इसका मतलब मुझे प्रोसेस की जानकारी है और प्रोसेस की जानकारी होने का मतलब प्रोसेस रिवर्सिबल है। अगली जरूरी बात कि ये जो पीवी की पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट जिसको हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोल रहे हैं, सो ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ हम आइडियल गैस के लिए डिफाइन कर रहे हैं। मतलब आगे बेटा जो भी रिजल्ट्स हम पढ़ेंगे, आगे जो भी रिजल्ट्स बच्चे हम पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए ही अप्लाई करेंगे, राइट। तो हमारे सिस्टम में आइडियल गैस है और उस आइडियल गैस पे एक प्रोसेस हो रहा है पीवी की पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। एक्स बच्चे इंडेक्स ऑफ पॉलीट्रॉपी या पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। और ऐसा नहीं है कि एक्स से हम लोग परिचित नहीं है, एक्चुअली पीछे दिए हुए आप बोल सकते हो पीछे कुछ कैसे प्रोसेसेस हमने पढ़े जिसमें आपको मालूम है कि एक्स क्या है बेटा। जैसे जैसे बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ x इज 0, अगर मैं आपसे बोलूं x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 रखो बेटा, pv की पावर 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट, v की पावर 0 का मतलब वॉल्यूम खत्म है, p इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस pv की पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट में मैं x की वैल्यू 0 रख दूं,
तो आपको मालूम है कि ये प्रोसेस आइसोबारिक है क्योंकि ये प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। दिस प्रोसेस इज आइसोबारिक। क्या है बेटा? आइसोबारिक प्रोसेस है अगर x की वैल्यू 0 है तो। अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं बच्चे, अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं बच्चे, तो ये भी आप परिचित हो, x की वैल्यू 1 रखने पे ये प्रोसेस हो जाएगा PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, और PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस है, याद करो। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी PV की वैल्यू कांस्टेंट होगी। सो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा बच्चे? आइसोथर्मल। कैसा हो जाएगा बेटा? आइसोथर्मल, राइट। और अगर x की वैल्यू गामा है, गामा, तो आप पढ़े थे कि ये प्रोसेस कैसा होगा? एडियाबेटिक। और ये जो भी मैं प्रोसेसेस लिख रहा हूं बच्चे, ये सभी रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल है, ये सभी प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल है अगर x की वैल्यू गामा हो जाए तो। बच्चों x की वैल्यू अलग अलग ए कुछ भी हो सकती है, वैल्यूज x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है बेटा, कुछ भी, इनफैक्ट माइनस में भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। x की वैल्यू कुछ भी होने पे कुछ पर्टिकुलर केसेस के लिए तो हमने अलग से प्रोसेसेस पढ़ रखे, लेकिन हाँ एक जनरल है, इसको आप बोल सकते हो ये जनरलाइज केस है। जनरलाइज केस का मतलब अब x की वैल्यू कुछ भी रखो, आपको यहाँ पे एक प्रोसेस मिलेगा। अच्छा, इस प्रोसेस को कन्वीनियंटली हम ग्राफ पे भी शो कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूं बेटा। P वर्सेस V ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो P वर्सेस V ग्राफ पे, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ पे बच्चे, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ में अब अगर अगर कुछ इस तरह का ग्राफ है, मान लीजिए कुछ इस तरह का ग्राफ है, तो इस ग्राफ के लिए, इस प्रोसेस के लिए x की वैल्यू क्या है बेटा? x की वैल्यू क्या है बच्चे? इस प्रोसेस के लिए x की वैल्यू 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि ये आइसोबारिक प्रोसेस है। देखो प्रेशर की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। और अगर मान लो कुछ ऐसा प्रोसेस है, मान लो कुछ ऐसा प्रोसेस है, सपोज ये वाला प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस है, तो इसके लिए x की वैल्यू क्या है बच्चे? इनफाइनाइट है। ये ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए x की वैल्यू इनफाइनाइट, मैं फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूं दूसरे कलर से। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए x की वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट। x की वैल्यू क्या है बच्चे? इनफाइनाइट। ये क्या है? x की वैल्यू क्या है बेटा? 0। x की वैल्यू क्या है? 0। और अगर कुछ ऐसा प्रोसेस हो जाए, सो इसके लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? 1। ये x की वैल्यू क्या है? 1। और आपको मालूम है कि एडियाबैटिक प्रोसेस ये यहां से पास हो रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए स्लोप थोड़ा ज्यादा होता है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके x के लिए गामा, x की वैल्यू क्या है बच्चे? गामा है। सो ये कुछ प्रोसेसेस है ना। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को मैं P वर्सेस V पे शो कर रहा हूं। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो एक ऐसा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है जिसके लिए x इज इक्वल टू लेट से -2 है, x इज इक्वल टू -2, तो ग्राफ कैसे बनाओगे? x इज इक्वल टू -2, तो कुछ ऐसा प्रोसेस होगा x इज इक्वल टू -2 का, ये रहा, ये यहां से सब यहां से पास हो रहे हैं, ये रहा x इज इक्वल टू -2। अब आप बोलोगे सर कैसे आया x इज इक्वल टू -2? सो सिंपल बेटा, मैथ्स है, मैथ्स है बेटा, सिंपल। कैसे आएगा x इज इक्वल टू -2? जरा चेक करो। अगर मैं यहां pv की पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट रखता हूं, लेट द कांस्टेंट बी की k, और x की वैल्यू -2 रखता हूं, तो pv की पावर -2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब अब आपको मिलेगा p इज इक्वल टू kv स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू kx स्क्वायर। अगर p वर्सेस v का ग्राफ है तो y इज इक्वल टू kx स्क्वायर, पैराबोलिक, पैराबोलिक। सो दिस इज y इज इक्वल टू kx स्क्वायर, x इज इक्वल टू -2, और ये होगा x इज इक्वल टू -12, ये वाली होगा x इज इक्वल टू -12, x इज इक्वल टू -12। सो बेटा ये कुछ आप बोल सकते हो कि जनरलाइज किया मैंने, ये पीवी की पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट के ग्राफ है। अलग अलग x की वैल्यू के लिए आप अलग अलग ग्राफ बना सकते हो, उसमें कुछ नहीं है, सिंपल मैथ्स है। आपको सिर्फ मैथमेटिकल फंक्शंस प्लॉट करने, मतलब मैथ्स के फंक्शंस के ग्राफ बनाने, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मली हमें इतने कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्स नहीं पूछे जाते हैं, सिंपल सिंपल x की वैल्यू 0 हो गई, 1 हो गई, -1 हो गई, हाफ हो गई, इस तरह की चीजें कभी कभी शायद आपको पूछ ली जाए, ठीक है। सो ये तो बेसिक हो गया। अब अगला चीज ये है कि आपको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बच्चों हमेशा इस फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा पीवी की पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट मिले, कुछ दूसरे टर्म्स में भी मिल सकता है, मतलब प्रोसेस की इक्वेशन कुछ दूसरी भी हो सकती है, वो भी मैं आपको बताता हूं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, उससे पहले मैं पानी पी लेता हूं। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, इसको नोट कर लीजिए अगर आप नोट कर रहे हो तो, ठीक है। चलो
तो मैं एक काम करूंगा, कुछ प्रोसेसेस लिखूंगा और आप मुझे पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स बताइएगा। हम कुछ प्रोसेस लिख रहे हैं और आप वैल्यू ऑफ एक्स बताएंगे, मतलब पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की वैल्यू बताएंगे। ठीक है बेटा, आप पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की वैल्यू बताएंगे। चलिए, पीवी क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट, जल्दी बताइए कांस्टेंट। सो इसमें तो बहुत इजी है, एक्स की वैल्यू क्या है बेटा 3, एक्स की वैल्यू क्या है बेटा 3 है ना, एक्स की वैल्यू क्या है 3 है। चलो अगला, अगला है पी स्क्वायर वी क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर कोई प्रोसेस इस इक्वेशन से गवर्न होता है तो जल्दी से x की वैल्यू बता दो कितनी होगी। आप याद रखिएगा, हमें हमेशा pv की पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट कुछ इस फॉर्मेट में इक्वेशन को लानी है। अभी दिया हुआ पी स्क्वायर वी क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चे, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे 3/2, क्योंकि आपको p की पावर 1 चाहिए। देखो यहाँ p की पावर 1 है तो हमें p की पावर 1 चाहिए, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3/2, x इज इक्वल टू 3/2, x इज इक्वल टू 3/2। समझ में आ रहा है ना, हमें pv की पावर x मतलब प्रेशर की पावर 1 ही चाहिए, उसके बाद जो भी वॉल्यूम का टर्म आएगा उसकी जो भी पावर होगी वो क्या हो जाएगा x। कांस्टेंट की कुछ भी पावर आप ले जाओगे तो वो एक नया कांस्टेंट होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा। ठीक है, अगला चलिए नेक्स्ट मैं लिखता हूं, दिस वाज फर्स्ट। चलिए अब अगला ले लेते हैं, टीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, टीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, टीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। जल्दी से बताओ, टीवी की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो x की वैल्यू मतलब पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स x की वैल्यू कितनी होगी। अब सुनना, हमें टीवी हमें इस फॉर्मेट में लाना है, हमें इस फॉर्मेट में लाना, पीवी की पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट। अभी टीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट दिया हुआ है तो हमें बेसिकली टी नहीं चाहिए, हमें टेम्परेचर नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रेशर। तो आपको प्रेशर लाने के लिए, चूंकि आइडियल गैस इक्वेशन के लिए सारी चीजें वैलिड है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसका मतलब हम यहां से जो टी है उस टी को पीवी बाई एनआर लिख सकते हैं, एन और आर तो कांस्टेंट है, सो इस टी को यहां पे सब्स्टिट्यूट करो। सो टी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट टी की जगह आएगा पी वी बाई एन आर इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, एन आर को इस कांस्टेंट के साथ मर्ज करो, पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू सम अदर कांस्टेंट। सो यहां पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, एक्स की वैल्यू आ गई बच्चे 2। सो अगर ये प्रोसेस है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। समझ रहे हैं आप। सो ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा पीवी की पावर समथिंग मिले तभी आप बोलोगे कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। आप देखिए इस वाले प्रोसेस को भी हम लोग पॉलीट्रॉपिक बोल सकते हैं, और दूसरा तरीका भी था। अगर आप गौर करो तो आपने जब एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ा था, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, तो कुछ रिलेशंस पढ़ रखे थे बेटा। क्या रिलेशंस पढ़ रखे थे, मैं आपको याद दिलाता हूं। पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, फिर आपने पढ़ा था टीवी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, फिर आपने पढ़ा था टी की पावर गामा अपॉन पी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, याद है आपको, आपने ये प्रोसेसेस पढ़े थे। ठीक है, ये एक्चुअली रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कुछ इक्वेशंस थी। बस अब एडियाबेटिक जो एक्सपोनेंट है गामा, गामा की जगह एक्स आ गया, सो ये पुराने रिलेशंस अभी भी वैलिड होंगे। तो यहां पे बस गामा की जगह क्या लिख दोगे, एक्स लिख दोगे, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये अभी भी वैलिड है बेटा। हाँ, आप जरा कंपेयर करो, टीवी की पावर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब टीवी की पावर x -1, मतलब पावर यहां जो 1 है, टीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये टीवी की पावर x -1, तो एक्चुअली x -1 की वैल्यू क्या है बेटा 1 है, ये देखिए ना वहां। सो x की वैल्यू क्या हो गई 2, और ये हमने पहले भी निकाला था, x की वैल्यू क्या है बेटा 2। ठीक है, आप समझ में आ रहा है कि क्या करना है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, क्योंकि हमें जब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पूछा जाता है या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि हमें पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स एक्स की वैल्यू पता हो, क्योंकि आगे अगले पेज पे मैं कुछ फॉर्मूले लिखूंगा वर्क के, और अलग अलग फॉर्मूले लिखेंगे। सो उस फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तभी वो फॉर्मूले यूज कर पाएंगे और क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं। सो हमें एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो कुछ और प्रोसेस लिखते हैं। जैसे मान लीजिए, लेट्स से मैं आपको देता हूं पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। मान लो ये प्रोसेस है, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो आप बताओ कि अब इसमें क्या आप लिखोगे, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक्स की वैल्यू। सो हमें टी नहीं चाहिए, हमें वी चाहिए। आप टी को क्या लिखोगे, पीवी बाई एनआर। तो यहां पे मैं देखो, पीटी स्क्वायर अगर कांस्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, पीटी स्क्वायर अगर कांस्टेंट है तो मैं टी को लिखूंगा पीवी बाई एनआर। सो पी इंटू
पी वी बाई एन आर का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। एन आर तो कांस्टेंट है, उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, उधर मर्ज कर दो। पी स्क्वायर वी स्क्वायर सॉरी पी क्यूब वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट और पी वी की पावर 2/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। क्या आ जाएगी बच्चे 2/3, एक्स की वैल्यू 2/3। सो आप देख रहे हो कि इस तरह से अलग अलग प्रोसेसेस में आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का। अब आगे के जो रिजल्ट्स हैं बेटा वो हमें ध्यान में रखने हैं। रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको यूज करोगे तो फॉर्मूले से क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व होंगे। ठीक है, आप डेराइव भी कर सकते हो रिजल्ट्स को, लेकिन अननेसेसरी डेरिवेशन में समय लगेगा। उस समय कोई समय तो सबसे ज्यादा कीमती है हमारे लिए। कॉम्पिटिशन्स में आपको मालूम है बेटा कि टाइम ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि आपको अगर थोड़ा ज्यादा समय दे दें, मैं सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, आप कितना भी कठिन से कठिन क्वेश्चन हो बेटा, मैं आपको दे देता हूं कि दिन भर है, 2 दिन है, 3 दिन है, आप इसको सॉल्व करो। तो 1 दिन में नहीं सॉल्व होगा, 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर बंदे ने पढ़ा है और सीरियस है तो सॉल्व हो ही जाएगा कभी ना कभी, तो कभी ना कभी सॉल्व हो जाएगा। तो अगर टाइम है तो फिर वो तो हो जाएगा। सारा खेल तो समय का होता है, एक सीमित समय में आपको क्वेश्चंस करना होता है, तो वो सीमित समय में क्वेश्चंस करने के लिए हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, अगले पेज पे हम पॉलीटॉपिक प्रोसेस के फॉर्मूले लिखेंगे, आप उनको नोट करें। ठीक है, ठीक है। अब प्रोसेस के लिए देखो, वर्क का सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला हम लिखते हैं। अगर आइडियल गैस है और वर्क हमें लिखना है तो आप याद करो एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क का फॉर्मूला क्या था। अगर आपको याद हो बेटा तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हमने वर्क का फॉर्मूला लिखा था nR T2 - T1 अपॉन गामा -1। याद है आपको, गामा -1 लिखा था। ठीक है बेटा, हमने ये फॉर्मूला लिखा था nR T2 - T1 upon gamma -1. This was the formula for work in adiabatic process. बस हम एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा की जगह रखेंगे क्या, x रखेंगे, है ना। क्या रखेंगे बेटा, x रखेंगे। तो यहां पे x रख दीजिए और अब आपका फॉर्मूला हो जाएगा x - 1। ऑब्वियसली ये फॉर्मूला जब यूज करें तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, क्योंकि x अगर 1 होगा तो फिर प्रोसेस में देखो, x अगर 1 होगा तो x की वैल्यू 1 रखने पे इनफाइनाइट हो जाएगा। x अगर 1 होता है तो प्रोसेस आइसोथर्मल होता है, उसके लिए फिर आप दूसरा फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। अगर x की वैल्यू 1 है तो w की वैल्यू होगी -nRT नेचुरल लॉग V2 upon V1 which is also equal to -nRT natural log P1 upon P2। अगर x की वैल्यू 1 है तब ये वाला फॉर्मूला यूज करिएगा, जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला होता है, आपको मालूम है। ठीक है, सो ये हो गया वर्क का फॉर्मूला। देन डेल्टा यू आइडियल गैस अगर बच्चे है, सो आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू तो हमेशा ही कितना होगा, n CVM डेल्टा T, मतलब n CVM T2 - T1। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा U, या आप du को लिख सकते हो बेटा n CVM dt। आइडियल गैस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा इस फॉर्मूले से दी जाएगी, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। और हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो भी पढ़ रहे हैं बेटा आइडियल गैस के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आइडियल गैस के लिए सारा प्रोसेस है। अगली जरूरी बात, जो नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट है वो ये कि Q की वैल्यू कैसे आएगी, Q की वैल्यू कैसे आएगी। सो ऑब्वियसली फर्स्ट लॉ अगर आप अप्लाई करो, अगर आपको W पता है, डेल्टा U पता है, तो Q की वैल्यू निकाल सकते हो यूजिंग व्हाट, du इज इक्वल टू dq प्लस dw। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और आप यहां से dq की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में एक दूसरा तरीका भी बताने वाला हूं जिससे आप हीट एक्सचेंज जल्दी से निकाल सकते हैं। ठीक है, हीट एक्सचेंज जल्दी से निकाल सकते हैं, और उसमें जो रिजल्ट आएगा उस पे क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं जेई एडवांस में, इवन ओलंपियाड्स में भी। सो उस रिजल्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। और रिजल्ट एक्चुअली एक छोटा सा डेरिवेशन है, आप खुद भी डेरिवेशन कर सकते हो, ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है। डेरिवेशन किस चीज का है वो मैं बता रहा हूं। डेरिवेशन है, सो लेट अस पुट अ नोट हियर, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पे हेडिंग लिख रहा हूं, फाइंडिंग व्हाट, फाइंडिंग मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी याद रखिएगा Cm, मोलर हीट कैपेसिटी Cm। सो फाइंडिंग मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ आइडियल गैस इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस।
किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में अगर मुझे मोलर हीट कैपेसिटी पता करनी हो तो क्या फॉर्मूला आएगा, उसका मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूं और इसको नोट में लिख रहा हूं, मतलब ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, ये चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दूंगा, ध्यान से प्लीज इस डेरिवेशन को समझो। अभी अभी हमने देखा कि आइडियल गैस के लिए वर्क का जो फॉर्मूला था, अगर मैं वर्क के फॉर्मूले को बात करूं तो dw को मैं लिख सकता हूं बेटा nRdt, सॉरी आर कहां गया, nRdt, राइट, nRdt अपॉन x माइनस वन। बच्चे, कई बच्चे ताज्जुब करते हैं कि ये सर कहां से आ गया, पीछे चलो बेटा, पीछे हमने क्या लिखा था, nr डेल्टा टी अपॉन एक्स माइनस वन। तो अगर यही थोड़ा सा वर्क होगा dw, तो इसको मैं लिख सकता हूं nRdt अपॉन एक्स माइनस वन, इसको मैं लिख सकता हूं nRdt अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, dw इज इक्वल टू nRdt अपॉन एक्स माइनस वन, राइट, ठीक है। सो dw इज nRdt अपॉन एक्स माइनस वन, और आइडियल गैस का du कितना होता है बेटा, ncvm dt, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करते हैं, du इज इक्वल टू dq प्लस dw। सो यहां से मैं dq को लिख सकता हूं du माइनस dw, माइनस dw, dq इज इक्वल टू du इज व्हाट, n cvm dt, minus dw means minus this, minus nRdt upon x minus 1, right? So this is x minus 1. अच्छा, dq क्या होता है, अगर आपको याद हो बेटा तो मोलर हीट कैपेसिटी हम लोगों ने कैसे डिफाइन की थी, 1 अपॉन n dq अपॉन dt। सो यहां से मैं dq को लिख सकता हूं n cm dt, dq को मैं लिख सकता हूं n cm dt, मोलर हीट कैपेसिटी इंटू dt। सो यहां से dq होगा n cm dt इज इक्वल टू n cvm dt माइनस एन आर डी टी अपॉन एक्स माइनस वन। यहां से एन डी टी कैंसिल हो रहा है, एन डी टी कैंसिल हो रहा है, एन डी टी कैंसिल हो रहा है, ये माइनस को अंदर इधर मर्ज कर दो, इस माइनस को अंदर इधर मर्ज करोगे तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, सीएम की वैल्यू होगी सीवीएम प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सीएम मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू सीवीएम प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यहां पे x की वैल्यू, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर x की वैल्यू 1 नहीं लिखना है, होगा यहाँ पे, क्या हम ये लिखें x इज नॉट इक्वल टू 1? मैं बच्चों से बोलता हूं होने दो, x इज इक्वल टू 1 भी होने दो, x इज इक्वल टू 1 भी रहने दो। अगर x इज इक्वल टू 1 है तो हमें मालूम है प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल, हमें मालूम है प्रोसेस आइसोथर्मल है अगर x इज इक्वल टू 1 है। और आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे, x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो सीएम मोलर हीट कैपेसिटी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब रिकॉल करो मोलर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन। मोलर हीट कैपेसिटी क्या हुआ करता था, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। एक केल्विन से 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर आपको राइज करना है तो जो हीट देते हो उसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। अब अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो 1 केल्विन से टेम्परेचर तो राइज नहीं होने वाला, तो आप हीट दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ, आप कितनी हीट दोगे तब जाके उसका टेम्परेचर राइज होगा, इनफाइनाइट। आप देते जाओ, क्योंकि आइसोथर्मल है टेम्परेचर तो कांस्टेंट है तो उसका टेम्परेचर तो राइज ही नहीं होगा, आप इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट दोगे तब जाके उसका 1 केल्विन राइज होगा, ठीक है। सो यहां x इज इक्वल टू 1 भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। सो दिस रिलेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। दिस रिजल्ट इज फॉर आइडियल गैस अंडरगोइंग अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस विद इंडेक्स ऑफ पॉलीट्रॉपी x, विद इंडेक्स ऑफ पॉलीट्रॉपी x, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे, क्योंकि ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, हमें क्वेश्चन समझ में आने चाहिए कि किस तरह से होंगे। प्लीज इसको आप लिखो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन देता हूं आपको। चलिए क्वेश्चन ये है आपसे, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस undergoes, 1 mole of an ideal gas undergoes a process as shown below, as shown below,
and the process is this one. The process is this one. This is P versus 1 upon V square, and the process is this, right? So this is the process. This is a line passing through origin. ठीक है, 1 mole of an ideal gas undergoes a process as shown below. Find molar heat capacity. Find molar heat capacity for the gas assuming it to be monoatomic in कैलोरी पर मोल पर केल्विन. ठीक है, सो आपको कैलोरी पर मोल पर केल्विन में इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए मोनोएटमिक गैस का मोलर हीट कैपेसिटी डिटरमाइन करना है. चलो करो. मैं करता हूं, आप वीडियो को पॉज कर लो और फिर सॉल्यूशन देखिएगा. प्लीज वीडियो को पॉज करके आप करेंगे जरूर, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखेंगे. ठीक है, हम करते हैं अभी ये जो प्रोसेस है P वर्सेस 1 अपॉन V स्क्वायर पे मुझे एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है पासिंग थ्रू ओरिजिन. ठीक है, सो मैं सबसे पहले तो प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा कि ये प्रोसेस है कौन सा. अगर कोई लाइन पैरेलल टू अगर कोई लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो उस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx या y इज इक्वल टू kx आप लिख सकते हो. सो y की जगह है p, इस प्रोसेस के लिए इक्वेशन है p इज इक्वल टू k और x की जगह है 1 अपॉन वी स्क्वायर. सो दिस इज y इज इक्वल टू k 1 अपॉन वी स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूं pv स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट. सबसे पहले चेक करो बेटा, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? pv स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट. अब इसको मैं कंपेयर करूंगा pv की पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब x की वैल्यू हो गई क्या बच्चे? 2. x की वैल्यू बेटा क्या हो गई? 2 हो गई. इंडेक्स ऑफ पॉलीट्रॉपिक या पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स x की वैल्यू इस प्रोसेस के लिए कितनी हो गई? 2 हो गई. ठीक है, बस खत्म है क्वेश्चन. अब हमें मालूम है कि मोलर हीट कैपेसिटी और कुछ नहीं बल्कि CVm प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स होती है. R अपॉन 1 माइनस एक्स होता है. Cm हमें पता करना है. CVm कितना होगा मोनो एटमिक गैस का? 3R/2 प्लस R अपॉन 1 माइनस ऑफ 2. x की वैल्यू कितनी है? 2. सो 1 माइनस 2 इज ऑब्वियसली माइनस R. सो दिस अगले पेज यहां पे कर लेते हैं. दिस इज 3R/2 माइनस R. सो दिस इज R/2, दिस इज R/2. ये R/2 हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू. और आपको मालूम है R की वैल्यू 2 कैलोरी होती है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन. फिर से समझ लो, हमने प्रोसेस को पहले आइडेंटिफाई किया. ये प्रोसेस है कौन सा? ये प्रोसेस आइडेंटिफाई किया. P वर्सेस 1 अपॉन वी स्क्वायर पे स्ट्रेट लाइन मिल रही, तो P इज इक्वल टू K अपॉन वी स्क्वायर. ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. सो PV स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट. x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 यहां पे रखी, तो यहां पे -1 हो गया, ये -R हो गया, ये -R, तो 3R/2 माइनस R इज R/2. और R/2, R की वैल्यू चूंकि हमें आंसर कैलोरीज में बताना है, तो R की वैल्यू होती है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन. सो दिस इज 2/2 एंड द आंसर विल बी 1, राइट? द आंसर विल बी 1 कैलोरी पर मोल पर केल्विन. समझ में आ रहा है बेटा? सो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी. एक बार मेरे पास मोलर हीट कैपेसिटी आ गया, सो बच्चों हीट को पता करने का एक बड़ा आसान सा तरीका है. अगर मुझे हीट पता करना है तो मुझे मालूम है कि हीट पता करने के लिए NCm डेल्टा T का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. अगर मुझे हीट एक्सचेंज पता करना है तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Cm. Cm हमने पता कर लिया, और जो भी चेंज इन टेम्परेचर आएगा उससे हम पता कर लेंगे कि कितनी हीट एक्सचेंज हुई है, कितनी हीट एक्सचेंज हुई. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हुआ बेटा. अब कुछ और हल्के हल्के प्रोसेसेस बच गए हैं बेटा, उनको भी जल्दी से कवर कर लेते हैं. हमने पढ़ा क्या क्या, जो मेन प्रोसेसेस थे सब कंप्लीट हो गए. आइसोथर्मल हो गया, एडियाबैटिक हो गया, पॉलीट्रॉपिक हो गया. आइसोकोरिक, आइसोबारिक बचे हुए हैं, उनको यहां पे समझ लेते हैं. ठीक है, उनको यहां पे समझ लेते हैं. आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक. सो नेक्स्ट प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या चीज कांस्टेंट रहता है? ये हल्के हल्के प्रोसेस है. वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है. वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब dV की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है. dV 0 होने का मतलब
वर्क, dw की वैल्यू 0 होगी हमेशा, हमेशा dw की वैल्यू 0 होगी। dw की वैल्यू 0 होने का मतलब dq की वैल्यू हमेशा माइनस ऑफ du हो जाएगा, ओहो, प्लस dq की वैल्यू du के बराबर होगी क्योंकि dw की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, ये सारी बातें ठीक है। और अगर प्रोसेस आइसोकोरिक है और सिस्टम में आइडियल गैस है, सो फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस अगर हमारे प्रोसेस में सिस्टम में आइडियल गैस है तो हमें मालूम है कि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होता है सो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए आप ये लिख सकते हो P इनिशियल अपॉन T इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल अपॉन T फाइनल। ठीक है, ये लॉ होता है जिसको बोलते हैं गे-लुसैक्स लॉ। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस। सो P इनिशियल अपॉन T इनिशियल इक्वल P फाइनल अपॉन T फाइनल। इसको ग्राफ पे कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे? बहुत सिंपल है। अगर प्रोसेस PV ग्राफ पे मुझे रिप्रेजेंट करना है, P वर्सेस V ग्राफ पे बेटा, तो P वर्सेस V ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए ये रहा, राइट एरो होगा एक्सपेंशन, लेफ्ट एरो होगा कंप्रेशन। ठीक है, ये तो P वर्सेस V पे है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ, अगर मैं आपको बोलूं कि P वर्सेस T पे अगर मुझे आइसोकोरिक रिप्रेजेंट करना, P वर्सेस T पे, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर पे अगर मुझे आइसोकोरिक रिप्रेजेंट करना है, सो दिस विल बी अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बेटा। सो दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। सो दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। यहां वॉल्यूम की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। याद रखिएगा हमने हर जगह नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर रखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स वेरी नहीं कर रहे हैं। प्रोसेस क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम में कोई रिएक्शन नहीं हो रही है और मोल्स चेंज नहीं होंगे। सो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ यदि आपको ओरिजिन से पास होता हुआ दिखे तो वॉल्यूम क्या है बच्चे? वॉल्यूम क्या है बेटा? कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या है बेटा? कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के बाद जो नेक्स्ट है वो है आइसोबारिक प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो नेक्स्ट प्रोसेस इज आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब है प्रेशर कांस्टेंट है, और जैसे ही प्रेशर कांस्टेंट आता है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, सॉरी, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए एक मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट। ए जैसे ही कांस्टेंट प्रेशर है, सिस्टम का प्रेशर P, बाहर का प्रेशर P एक्सटर्नल। अब चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो P एक्सटर्नल की वैल्यू P के बराबर होगी। प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर जो बाहर का प्रेशर है वो P के बराबर होगा, सिस्टम के प्रेशर के बराबर होगा। सिस्टम के प्रेशर के बराबर है तो अगर मुझे वर्क निकालना है तो W की वैल्यू होगी माइनस P इंटू V2 माइनस V1, या आप dV भी बोल सकते हो, माइनस P dV माइनस P इंटू V2 माइनस V1। ये वर्क का फॉर्मूला हो गया फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। और अगर गैस आइडियल है तो, अगर आइडियल गैस है तो हमें मालूम है आइडियल गैस के लिए पीवी की वैल्यू होती है nRT। सो W की वैल्यू आप एक और रिजल्ट लिख सकते हो, माइनस nR T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क इन केस ऑफ आइडियल गैस इन आइसोबारिक प्रोसेस, माइनस nR T2 माइनस T1। डेल्टा U की वैल्यू हमेशा ही आइडियल गैस के लिए कितना होगा? n CVM T2 माइनस T1। डेल्टा H की वैल्यू हमेशा ही आइडियल गैस के लिए कितनी होगी बेटा? n CPM T2 माइनस T1। ठीक है, सो ये सारी रिलेशंस प्लीज याद रखेंगे आप। डेल्टा U की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू भी आ जाएगी। और याद रखना बेटा, चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है सो जो Q होता है वो Q और कुछ नहीं बल्कि यही डेल्टा H है। जो Q होगा एक्चुअली वो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एक्सचेंज हो रहा है, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एक्सचेंज होता है उसी को क्या बोलते हैं बच्चे? डेल्टा H। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ध्यान होनी चाहिए। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट एक्सचेंज होता है उसको डेल्टा U बोलते हो, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एक्सचेंज होता है उसको डेल्टा H बोलते हैं। ठीक है बेटा, सो दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? पीवी ग्राफ पे। अगर मुझे पीवी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हो, सो पीवी ग्राफ पे तो बहुत इजी है रिप्रेजेंट करना, प्रेशर और वॉल्यूम। ओहो, पीछे गलत हो गया, अरे 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 अरे, क्या गलती है बताओ? यहां तो प्रेशर कांस्टेंट है, ये गलती हो गई ना। इसको सही करो, सही करो इसको पहले। अभी लाइव क्लास होती तो आप सही करा देते, है कि नहीं? वॉल्यूम कांस्टेंट ये रहा। हाँ, अब वॉल्यूम कांस्टेंट अगर ये रहा तो इसमें एक्सपेंशन कंप्रेशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सो
हाँ ये जरूर है कि एक टर्म है आइसोकोरिक हीटिंग और दूसरा टर्म है आइसोकोरिक कूलिंग। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए हीट करना, हीट करने का मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। सो आइसोकोरिक हीटिंग इज दिस एरो, क्योंकि हीट करने पे प्रेशर बढ़ेगा। और अगर आइसोकोरिक कूलिंग कर रहे हो बेटा तो फिर एरो डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, ये प्रोसेस आइसोकोरिक है, सॉरी गलती हुई, ये आइसोबारिक प्रोसेस है। ऐसा एरो लगेगा तो एक्सपेंशन और ऐसा एरो लगेगा तो कंप्रेशन। यदि यदि वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा हो, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा हो, कुछ इस तरह से पास हो रहा हो, तो यहां पे प्रेशर की वैल्यू क्या रखते हैं, कांस्टेंट। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट होगा तभी V वर्सेस T का आइडियल गैस का ग्राफ कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। अगर V वर्सेस T का ग्राफ ओरिजिन से पास होता हुआ दिखे तो आप समझ जाएं कि क्या चीज कांस्टेंट है बच्चे, प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, फिर लास्ट में एक प्रोसेस बचता है जो कि बहुत ही आसान है, उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है आप इनिशियल स्टेट से कहीं कुछ प्रोसेस करते हो और दुनिया भर की चीजें करने के बाद फाइनली उसी इनिशियल स्टेट पे रिटर्न कराते हैं, वापस आ जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। क्या है बेटा उसको, साइक्लिक प्रोसेस। सो ऑन द नेक्स्ट पेज लेट्स स्टडी दिस साइक्लिक प्रोसेस। कहाँ फंस गया यार ये तार। चल, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस इजी है। साइक्लिक प्रोसेस अगर है तो मैं एक चीज तो हमेशा बोल सकता हूं, डेल्टा यू नेट टोटल साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू टोटल कितना होगा, 0। जितने भी स्टेट फंक्शन में चेंज है पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए कितना होगा बेटा, 0। डेल्टा यू टोटल 0, डेल्टा एच टोटल, डेल्टा एच टोटल पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच टोटल की वैल्यू 0 होगी। क्या Q टोटल और W टोटल भी 0 करोगे, नहीं, क्योंकि वो स्टेट फंक्शन नहीं, वो पाथ फंक्शंस होते हैं। सो भले ही इनिशियल पे वापस आ रहे हैं लेकिन वो पाथ डिपेंडेंट फंक्शंस होते हैं, तो हमें Q टोटल और W टोटल 0 नहीं करने हैं। ध्यान रखिएगा, साइक्लिक प्रोसेस के लिए Q टोटल की वैल्यू हमें हर प्रोसेस में जो Q आएगा उसके लिए ऐड करके निकालना पड़ेगा, और W टोटल की वैल्यू भी हर इंडिविजुअल प्रोसेस के लिए आपको ऐड करके पता करना पड़ेगा। सो ये डिपेंड करेगा Q टोटल W टोटल कितना वैल्यू आता है, लेकिन हाँ आप गारंटी के साथ ये नहीं बोल सकते हो कि वो 0 आएगा, लेकिन डेल्टा U डेल्टा H तो 0 ही आएंगे, जो भी स्टेट फंक्शन में चेंज है वो 0 आएगा। ठीक है बेटा, साइक्लिक प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस में। अब साइक्लिक प्रोसेस के लिए एक जरूरी बात मैं और करना चाहूंगा, हालांकि वो थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ में बात करना सही रहता है, लेकिन अगर कोई प्रोसेस साइक्लिक है, सपोज मैं पीवी ग्राफ पे साइक्लिक प्रोसेस एक ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज बेटा कुछ इस तरह का प्रोसेस है, मान लो कुछ इस तरह का प्रोसेस है बच्चे, सपोज दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस, राइट। सो दिस इज 1 2 3 एंड 4, राइट। सो दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। इसमें वर्क का साइन क्या होता है ये सब पहले ही बात हो चुकी है। हाँ, जब भी कोई साइक्लिक प्रोसेस होगा तो साइक्लिक प्रोसेस में जो थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी होती है उसके लिए जरूर एक रिजल्ट आप याद कर लो तो बेहतर है। थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी, थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी, थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी को हम लोग डिनोट करेंगे ईटा से। सो दिस इज द ग्रीक लेटर ईटा, और ये होता है बेटा माइनस W टोटल, जो साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क किया, सिस्टम वर्क करेगा। ठीक है, सिस्टम वर्क कर रहा है, जिससे जिस सिस्टम में साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है वो सिस्टम आपका वर्क कर रहा है। सो माइनस W टोटल अपॉन Q एब्सॉर्ब, Q एब्सॉर्ब। ठीक है, इसको यूज करेंगे थर्मोडायनेमिक्स 2 में, तो इसलिए आपको जरूरी हो जाता है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, ध्यान रखिएगा। फॉर साइक्लिक प्रोसेस माइनस W टोटल अपॉन Q एब्सॉर्ब, माइनस W टोटल अपॉन Q एब्सॉर्ब। ध्यान रखना माइनस W टोटल अपॉन Q एब्सॉर्ब है। जब आप फिजिक्स में यही फॉर्मूला पढ़ते हो तो वहां माइनस W टोटल नहीं होता बल्कि W टोटल होता है। वो इसलिए फॉर्मूले में आपको माइनस साइन का आप बोल सकते हो डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में वर्क के साइन कन्वेंशन डिफरेंट है, और इस डिफरेंस के कारण आपको यहां माइनस साइन दिखेगा, लेकिन फिजिक्स में आपको माइनस साइन नहीं दिखेगा। सो थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी ईटा इज माइनस W टोटल अपॉन Q एब्सॉर्ब। ठीक है, Q एब्सॉर्ब है, Q टोटल नहीं बेटा, Q एब्सॉर्ब। इसको आप ऐसे समझो
कि हीट जो एब्जॉर्ब हुई उसका कितना फ्रैक्शन वर्क में कन्वर्ट कर दिया गया, सो दैट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, मान लो मैंने 10 जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब की, मैं एक सिस्टम हूं, मैंने 10 जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब की और सपोज 6 जूल उसको वर्क में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरी एफिशिएंसी 0.6 है। 6 डिवाइडेड बाई 10, 0.6 मतलब 60% एफिशिएंसी है, क्योंकि मैं एब्जॉर्ब तो कर रहा हूं 10 लेकिन उसका 60% ही कन्वर्ट कर पा रहा हूं वर्क में। सो दैट इज थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी। उसकी बात करेंगे थर्मोडायनेमिक सेकंड लॉ में, लेकिन चूंकि साइक्लिक प्रोसेस का जिक्र आया था, तो साइक्लिक प्रोसेस में थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी कभी कभी बात करते हैं। साइक्लिक प्रोसेस को थर्मोडायनेमिक्स 2 में हम लोग ये बोलेंगे कि इसको इंजन भी बोलते हैं। सो इंजन, actually this is the efficiency of engine is nothing but a cyclic process। इंजन का मतलब और कुछ नहीं बल्कि एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें सिस्टम वर्क करता है। सिस्टम वर्क करता मतलब वर्क की वैल्यू नेगेटिव आती है, वर्क की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव, और आपको एफिशिएंसी कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। एफिशिएंसी नेगेटिव का कोई सेंस नहीं है, कोई सेंस नहीं है थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी नेगेटिव का। सो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात हम लोगों ने की। यहाँ पे जो जो जरूरी चीजें बतानी थी वो सारी चीजें आपको बताई हैं। थ्योरी वाइज आप बोल सकते हो, थियोरेटिकली अब आप कॉन्सेप्चुअली काफी एनरिच्ड हो गए इन क्लासेस के बाद, कहाँ पे कौन सी इक्वेशंस अप्लाई करनी है, कहाँ पे नहीं अप्लाई करनी, कौन से रिजल्ट्स किसके लिए वैलिड होते हैं, कब नहीं वैलिड होते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी बेसिक, और बड़े कॉम्पिटिशन्स इन्हीं बेसिक चीजों पे स्ट्राइक करते हैं। ये बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए बच्चों, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड इन थर्मो 1। चलिए फिर कभी मिलते हैं और आपको नेक्स्ट टॉपिक में जो भी चीजें होंगी वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा इसमें अगर कोई दिक्कत हो, सो आप लेट मी नो, ओके। थैंक यू।